अगले कई दिनों तक देश के अलग अलग शहरों में हिंसा भड़की, संसद में बहस हुई, अदालत में नए मुकदमे दर्ज होते हैं और इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में सिर्फ एक ही नाम आता है, अयोध्या का 2.77 एकड़ जमीन का टुकड़ा। लेकिन इस कहानी की शुरुआत 1992 से नहीं होती। इस कहानी की शुरुआत होती है लगभग 460 साल पहले से, और उससे भी पहले उस आस्था से जिसने सदियों तक करोड़ों लोगों को इस शहर से जोड़ा रखा। उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के किनारे बसा अयोध्या भारत के सबसे पुराने शहरों में गिना जाता है। वाल्मीकि रामायण, स्कंद पुराण और कई अन्य प्राचीन ग्रंथों में इसे कौशल साम्राज्य की राजधानी बताया गया था। हिंदू परंपरा के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म यहीं हुआ था। इसी वजह से सदियों से यह शहर केवल एक धार्मिक स्थान ही नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का सेंटर भी रहा है। लेकिन जब यही मामला कोर्ट तक पहुंचा, तब सिर्फ आस्था काफी नहीं थी। कोर्ट को चाहिए थे एविडेंस, ऐसे एविडेंस जो इतिहास, आर्कियोलॉजी, ऑफिशियल रिकॉर्ड और लगातार चली आ रही धार्मिक परंपरा सभी को एक साथ साझा कर सके। इसी वजह से 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, तो वह केवल धार्मिक विश्वास पर आधारित नहीं था। अदालत ने ASI एग्जीबिशन रिपोर्ट 2003, ब्रिटिश रिकॉर्ड, ट्रैवल अकाउंट्स, रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स, गवाहों के क्रॉस एग्जामिनेशन, दशक तक चली आई सुनवाई, सबका विश्लेषण किया। यानी ये कहानी सिर्फ मंदिर और मस्जिद की कहानी नहीं थी, ये कहानी इस बात की थी कि 5 सदियों तक एक ही जमीन पर दो अलग अलग दावे कैसे हो सकते हैं। अब चलते हैं 16वीं शताब्दी में। साल 1526, भारत की सत्ता बदल चुकी थी। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और मुगल शासन की रीढ़ रखी। इसके बाद भारत में मुगल शासन तेजी से फैलने लगा। इसी दौर में इतिहास के पहली बार एक नाम सामने आता है, मीर बाकी। मीर बाकी बाबर के सेनापति थे। इस नाम को आप याद कर लेना, क्योंकि इस कहानी में, इस स्टोरी में इस नाम का काफी जिक्र होने वाला है। इतिहास रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 1528 में अयोध्या में मस्जिद का निर्माण कराया गया। इसके बाद बाबरी मस्जिद उसे कहा जाने लगा। यहीं से इतिहास को दो अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाता है। पहला दावा कहता है कि जिस जगह मस्जिद बनाई गई थी वहीं भगवान श्री राम की जन्मभूमि थी और पहले एक राम मंदिर भी था। वहीं मुस्लिम पक्ष कहता है कि मस्जिद वैध रूप से बनाई गई थी। समय आगे बढ़ता रहा, मुगल शासन चलता रहा, शासक बदलते रहे, लेकिन अयोध्या की धार्मिक पहचान खत्म नहीं हुई। 17 से 18 सेंचुरी में भारत से आए कई यूरोपियन ट्रेवल ने अपने ट्रेवल अकाउंट में अयोध्या का मेंशन किया है। इसमें दो सबसे महत्वपूर्ण नाम आते हैं, विलियम फिंच और जोसेफ टिफेंटलर शामिल थे। विलियम, जो कि 1608 से 1611 के बीच भारत आए थे, उन्होंने अपने ट्रैवल अकाउंट में लिखा कि अयोध्या स्थानीय लोगों के लिए भगवान राम से जुड़ा एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है। यही रिकॉर्ड आगे चल के अदालत में बार बार चर्चा का विषय बने। 18वीं शताब्दी की आखिर तक मुगल साम्राज्य लगातार कमजोर हो रहा था। दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी उत्तर भारत में अपना प्रभाव बढ़ा रही थी। इसी बीच अयोध्या में दोनों समुदाय अपनी अपनी धार्मिक गतिविधि जारी रखे हुए थे। धीरे धीरे तनाव बढ़ रहा था, लेकिन सबसे बड़ा मोड़ 1855 में हनुमानगढ़ी को लेकर आया। बड़ा संघर्ष हुआ। कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि इस संघर्ष में दोनों पक्ष आमने सामने आते हैं। ब्रिटिश प्रशासन के लिए यह केवल धार्मिक विवाद ही नहीं था, बल्कि कानून व्यवस्था का संकट बन चुका था। लेकिन अंग्रेजों ने एक व्यवहारिक समाधान निकाला। उन्होंने पूरे परिसर को 2 हिस्सों में बांट दिया। बाहरी हिस्से में हिंदू अपनी पूजा अर्चना करने लगे, उनको अनुमति मिल गई, जबकि अंदर वाले हिस्से में मुस्लिम नमाज अदा करते थे। दोनों पक्ष के बीच एक फिजिकल बाउंड्री बना दी गई थी ताकि सीधा टकराव होने की संभावना कम हो जाए। इसी दौर में परिसर का नक्शा भी तैयार किया गया। नक्शे में राम चबूतरा, सीता रसोई, भारी पिंडांग और मस्जिद की स्थिति स्पष्ट दिखाई गई। यही मैप बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, और ये मैप काफी बड़ा रोल प्ले करता है जो फैसला होता है उसमें। लेकिन अब जो विवाद था वो केवल धार्मिक नहीं रहा। अब उसके पास मैप, ऑफिशियल रिकॉर्ड, ब्रिटिश डॉक्यूमेंटेशन भी था, और पहली बार ऐसे सरकारी दस्तावेज तैयार हो चुके थे जो आने वाली 1 सदी तक अदालत में बार बार पेश किए जाने वाले थे। 28 नवंबर 1858 में पंजाब से आए निहंग सिक्कों का एक समूह मस्जिद में एंट्री करता है। परिसर के अंदर पूजा पाठ होता है। उसके बाद परिसर की दीवार पर राम लिखा जाता है। वहां के जो मस्जिद की देखरेख करने वाले थे मोहम्मद खतीब ने पुलिस में इसकी लिखित शिकायत भी दर्ज कराई। और यह घटना इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह केवल एक धार्मिक टकराव नहीं थी, ये इस बात का आधिकारिक रिकॉर्ड भी बन गई कि उस समय इस परिसर को लेकर दोनों समुदाय के बीच विवाद मौजूद था। फिर आया 1885, ये वो साल था जब ये मामला पहली बार अदालत तक पहुंचा। उस समय भारी जगह में स्थित राम चबूतरा पर हिंदू पक्ष नियमित रूप से पूजा करता था। चबूतरा के महंत रघुवर दास ने फैजाबाद की अदालत में पहली बार एक मुकदमा दायर किया। उनकी मांग थी कि जो हिंदू परिसर में लोग पूजा करते हैं उस पर एक चबूतरा के ऊपर मंदिर बनाने की। मामला जिला अदालत तक पहुंचा। ब्रिटिश प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चिंता किसी पक्ष को जीते हार दिलाना नहीं थी,
उनकी पहली प्राथमिकता कानून व्यवस्था थी। अदालत ने पूरे मामले की जांच पड़ताल की और आखिरी में निर्णय दिया कि भैया यहाँ पे आप ये नहीं बना सकते। अदालत का मानना था कि यदि वर्तमान स्थिति बदल गई तो बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क सकती है, लेकिन रघुवर दास थे वो उन्होंने इस फैसले को चुनौती दी। मामला ऊपरी अदालत तक पहुंचता है 1886 में। न्यायिक AEF चेमीर ने अपील खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है जिस स्थान पर हिंदू भगवान राम का जन्म स्थान मानते हैं वहां मस्जिद बनी, लेकिन लगभग 350 वर्ष बाद उस स्थिति को बदलना अब संभव नहीं है। अदालत ने हालांकि ओनरशिप का अंतिम फैसला नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जहां पे आप रह रहे हैं उस तरह से आप कंटिन्यू करो। ऐसा लग रहा था कि मामला लंबे समय तक शांत हो जाएगा, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग थी। पुजारी पूजा करते रहे, दावे जारी रहे, ब्रिटिश शासन अपने रिकॉर्ड अपडेट करता रहा और इसी दौरान रेवेन्यू रिकॉर्ड, नक्शे, सरकारी दस्तावेज लगातार तैयार होते रहे। उस समय शायद किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि यही रिकॉर्ड एक सदी बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सबसे महत्वपूर्ण एविडेंस के रूप में शामिल होंगे। और फिर आता है 1934, अयोध्या के पास शाजापुर शहर में एक गो हत्या होती है। ये घटना बाद में कई इलाकों में तनाव फैला देती है। इसका असर विवादित परिसर तक पहुंचता है। हिंसा के दौरान बाबरी मस्जिद को नुकसान भी पहुंचाया जाता है। उसके बाद कुछ क्षतिग्रस्त हुई मस्जिद को ब्रिटिश सरकार दोबारा मरम्मत करा देती है, लेकिन इस घटना के बाद एक महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई दिया। उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार मस्जिद की नियमित नमाज का सिलसिला पहले जैसा नहीं रहा, जबकि भारी परिणाम में हिंदू पक्ष की पूजा जारी रही। घटना के बाद वातावरण पहले से अधिक संवेदनशील हो चुका था। देश हमारा आजादी की ओर बढ़ रहा था, लेकिन ब्रिटिश शासन अपने अंतिम वर्षों में था। लेकिन अयोध्या में हालात बिल्कुल अलग दिशा में बढ़ने लगे थे। अब विवादित परिसर के बाहर पूजा लगातार चल रही थी, श्रद्धालु की संख्या पहले से बढ़ने लगी थी। दूसरी तरफ प्रशासन को लगातार रिपोर्ट मिल रही थी कि माहौल पहले जितना शांत नहीं रहा। 1949 के आखिरी महीने में अयोध्या में धार्मिक गतिविधि तेज हो चुकी थी। अखिल भारतीय रामायण महासभा के परिसर भारी हिस्से में कई दिनों तक रामचरितमानस पाठ और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे थे। प्रशासन पूरी घटनाक्रम पर पैनी नजर रखा था, क्योंकि प्रशासन को अंदेशा था कि एक छोटी से छोटी घटना बड़ा तनाव पैदा कर सकती है। फिर आई 22 से 23 दिसंबर की वो रात। ये वही रात थी जिसने आने वाले 70 वर्षों की कानूनी लड़ाई की दिशा बदल दी थी। 23 दिसंबर की सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो खबर तेजी से फैलने लगी कि विवादित परिसर यानी जो मस्जिद का गुम्बद था उसके अंदर रामलला की मूर्ति निकली है। कुछ लोगों ने इसे चमत्कार माना। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि मूर्ति रात में किसी ने रखी गई है। यहीं से दोनों पक्षों में दावे होने लगे। कोई बोल रहा था कि ये मूर्ति भगवान रामलला प्रकट हुए हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि किसी ने रात में रख दी है। खबर कुछ ही घंटों में पूरी अयोध्या में फैल गई। हजारों लोग दर्शन के लिए पहुंचने लगे और कुछ ही दिनों बाद प्रशासन ने विवादित परिसर को अपने नियंत्रण में ले लिया। बाद में एक और बड़ा फैसला लिया। विवादित परिसर के मुख्य दरवाजे पर ताला लगाकर बंद कर दिया गया। लेकिन पूजा पूरी तरीके से अभी रोकी नहीं थी, यानी ताला लग गया था लेकिन पूजा बंद नहीं हुई थी। और उधर पीएम जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि गृह मंत्री थे, उन तक ये मामला पहुंच चुका था। उत्तर प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन के बीच लगातार बातचीत चलती रही। सरकार स्थिति को सामान्य करना चाहती थी, लेकिन स्थानीय प्रशासन कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता जता रही थी। और उसी समय एक और नाम बार बार सामने आता है, के नायर। उस समय फैजाबाद के वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। सरकारी रिकॉर्ड और कई सारे दावे का मानना है कि उन पर मूर्ति हटाने का दबाव बनाया गया, लेकिन उन्होंने अपनी रिपोर्ट में आशंका जताई कि अगर ऐसा किया गया तो बड़े पैमाने पर हिंसा हो सकता है। उन्होंने लिखा कि प्रशासनिक कार्रवाई के परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं। बाद में अलग अलग राजनीति और अलग अलग इतिहास बातें सामने आई हैं। अब मामला केवल प्रशासन तक सीमित नहीं रहा था। 26 जनवरी 1950 फैजाबाद की अदालत में पहला बड़ा मुकदमा दायर होता है। गोपाल सिंह बिसरत ने अदालत से मांग की कि उन्हें रामलला के दर्शन और पूजा करने का अधिकार दिया जाए। उनका कहना था कि वे वर्षों से पूजा करते आए हैं और अब उन्हें रोका नहीं जाना चाहिए। यह मुकदमा इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि पहली बार अदालत के सामने केवल धार्मिक भावना नहीं बल्कि लीगल राइट टू वर्शिप का प्रश्न रखा गया। कुछ समय बाद अलग अलग पक्षों की ओर से मुकदमा दायर होने लगे। अब विवाद सड़क से निकलकर पूरी तरह से कोर्ट रूम में प्रवेश कर चुका था और यहीं से इसकी भाषा भी बदल गई। अब सवाल था कि ऑनरशिप किसकी है, पोजीशन किसके पास है, ऑफिशियल रिकॉर्ड क्या कहते हैं, एविडेंस किसके पक्ष में है। यही वे सवाल थे जिनके जवाब खोजने में भारत की अदालत को अगले कई साल लगने वाले हैं। अब अदालत को तय करना था कि जब अंतिम फैसला होने तक मौजूद व्यवस्था कैसे चलेगी। इसी दौरान अदालत ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। विवादित परिसर के आधिकारिक साइट प्लान तैयार करने के आदेश दिए गए। स्थानीय आयुक्त को नियुक्त किया गया
ताकि पूरे परिसर का नक्शा, वहां मौजूद संरचना और उसकी स्थिति रिकॉर्ड की जा सके। कुछ महीने बाद जो नक्शे अदालत में जमा हुए वही आगे चल के इस परिसर के मुकदमे के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज में शामिल हुए। इस नक्शे में अलग अलग हिस्सों को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया गया। केंद्रीय गुम्बद, भारी परिणांग, राम चबूतरा, सीता रसोई और अन्य संरचनाएं। बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस रिकॉर्ड का विस्तार से अध्ययन किया। विवाद अब धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। फिर आता है साल 1961 और इस बार उत्तर प्रदेश की सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मुकदमा दायर किया। उनका दावा था कि यह मस्जिद हमारी है, इस पर हमारा अधिकार है, इसलिए विवादित भूमि उन्हें सौंपी जानी चाहिए। अब अदालत के सामने दो अलग अलग दावे मौजूद थे। पहला पूजा का अधिकार था, दूसरा धार्मिक प्रबंधन था और तीसरा भी बन चुका था कि ऑनरशिप किसकी है। यहीं से मुकदमा पहले से कहीं अधिक जटिल हो चुका था। अदालत ने अलग अलग मुकदमे को एक साथ सुनना शुरू किया क्योंकि सभी का संबंध एक ही भूमि से था। लेकिन अब एक और चुनौती थी। यह मामला सिर्फ कानून का ही नहीं था, हर सुनवाई के साथ एक अलग असर अयोध्या से बाहर दिखाई देने लगा। देश की राजनीति बदल रही थी। अलग अलग धार्मिक और सामाजिक संगठन इस मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखने लगे। फिर भी अदालत की रफ्तार अलग रही। गवाह बुलाए जाते हैं, पुराने रिकॉर्ड देखे जाते हैं, ऑनरशिप क्या लेखा जोखा होता है, पुरानी फाइलें खंगाली जाती हैं, हर दस्तावेज को कानूनी कसौटी पर कसा जाता है। और यही वजह थी कि मुकदमा सालों तक चलता रहा। और 1960 से 1970 का दशक अदालत की तैयारी का दौर था। लेकिन 1980 के दशक में सब कुछ बदलने वाला था। 1980 का दशक शुरू होते होते अयोध्या का विवाद एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया था। इसी समय देश की राजनीति में तेजी से बदलाव हो रहा था। अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। पूरे देश में अलग माहौल था। कार्यक्रम में कई बदलाव किए गए, लेकिन अयोध्या का मुद्दा अभी समाप्त नहीं हुआ था। 1945 तक अयोध्या का विवाद दो अलग अलग रास्तों पर आगे बढ़ रहा था। एक तरफ अदालत के मुकदमे चल रहे थे, दूसरी तरफ देश भर में इस मुद्दे को लेकर जन समर्थन तेजी से बढ़ रहा था। जनवरी 1986 को फैजाबाद की अदालत में एक नई याचिका दाखिल की गई। याचिका में कहा गया कि विवादित परिसर के मुख्य द्वार पर लगा ताला हटाया जाए ताकि श्रद्धालु को नियमित दर्शन और पूजा की अनुमति मिल सके। उस समय अदालत के सामने सबसे बड़ा सवाल ऑनरशिप का था। अब देखो, वो ताला प्रशासन ने लगाया था। अब उसकी मांग की गई कि भैया इस ताला को खोल दो ताकि हम हमारा विधि पूर्वक पूजा अर्चना कर सके। सवाल केवल इतना था कि जब अंदर रामलला की पूजा पहले से जारी हो रही है, यानी पुजारी पूजा कर रहे हैं, अब श्रद्धालु प्रवेश क्यों नहीं कर सकते। और 1 फरवरी 1986 को जनरल न्यायाधीश ने ताला खोलने का ऑर्डर दिया और कुछ ही समय बाद प्रशासन ताले को खोल देती है। ये वही क्षण था जिसने बरसों से चल रहे विवाद को एक और नए चरण में पहुंचा दिया था। देश भर में समाचार चैनलों पर, अखबारों पर ये पहली बार खबर दिखाई गई थी कि अयोध्या का ताला खुल गया। लाखों लोगों ने पहली बार इस विवाद को राष्ट्रीय स्तर पर देखा। लेकिन हर फैसले की तरह प्रतिक्रियाएं होती रही। ताला खुलने के बाद मुस्लिम पक्ष में चिंता बढ़ी। इसी दौर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का संगठन हुआ, जिसका उद्देश्य इस मामले में मुस्लिम पक्ष को संगठित करना था। अब तस्वीर बदल रही थी। 1986 में ताला खुलने के बाद अयोध्या का विवाद पहले जैसा नहीं रहा था। अब इसकी चर्चा गांव तक, कस्बों तक, विश्वविद्यालय तक, संसद तक, हर जगह चलने लगी। अलग अलग राजनीतिक दल, धार्मिक संगठन और सामाजिक समूह खुलकर अपनी अपनी राय रखने लगे। इस समय तक अदालत में कई अलग अलग मुकदमे चल रहे थे। इसी बीच एक नया वाद दायर किया गया। इसमें भगवान श्री रामलला विराजमान को कानूनी पक्षकार के रूप में प्रस्तुत किया गया। हालांकि ऐसा होता है भारतीय कानून में, कुछ परिस्थितियों में किसी मंदिर की देवता की मूर्ति को ज्यूरिस्टिक पर्सन माना जाता है, यानी वह अदालत में एक कानूनी इकाई के रूप में पक्षकार हो सकते हैं। यह इस पूरे मुकदमे का एक महत्वपूर्ण कानूनी पहलू था। उधर देश की राजनीति तेजी से बदल रही थी। 1989 में आम चुनाव के बाद केंद्र में नई सरकार बनी। संगठन की राजनीति का दौर शुरू हो चुका था। अयोध्या अब केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि कानून मुद्दा नहीं रह गया था, यह राष्ट्र राजनीति के केंद्र भी पहुंच चुका था। फिर आया 1990। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक एक रथ यात्रा शुरू करने की घोषणा की। इस यात्रा का उद्देश्य भगवान राम आंदोलन के समर्थन में जो भी देश भर में लोग थे उनको जागरूक करना था। रथ यात्रा जहां जहां तक पहुंची वहां तक बड़ी बड़ी सभाएं हुई, हजारों लोग उसमें एकत्रित हुए। यात्रा आगे बढ़ती रही, लेकिन बिहार पहुंचने से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लेते हैं। यात्रा रुक जाती है, लेकिन आंदोलन नहीं रुका। देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में कार सेवक अयोध्या की ओर बढ़ने लगे। उनका उद्देश्य कार सेवा में भाग लेना था। 30 अक्टूबर 1990 का वो दौर जहां पे कार सेवक अयोध्या पहुंचे, स्थिति तेजी से गंभीर होती जा रही थी। कुछ समूह सुरक्षा घेरा पार करने में सफल रहे। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ। बाद में गोलीबारी में कई सारे लोगों की जान भी चली गई। ये पहला आंदोलन था जहां पे खूनी जंग हुई।
जहां पे लोगों की जान भी गई। इस घटना के बाद अयोध्या का आंदोलन पहले से कई अधिक भावनात्मक और राजनीतिक रूप ले चुका था। एक तरफ अदालत में मुकदमे चल रहे थे, दूसरी तरफ देश में आंदोलन तेजी से होता जा रहा था। अब वो दौर आता है 1991 का साल। इस पूरे विवाद के लिए एक नया मोड़ लेकर आया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार अपने दम पर सरकार बनाई और कल्याण सिंह राज्य के मुख्यमंत्री बने। चुनाव प्रचार के दौरान राम मंदिर का मुद्दा प्रमुख राजनीति का विषय रहा। सरकार बनने के बाद लोगों की नजर अब अदालत से ज्यादा सरकार के अगले कदम पर थी। इस बीच अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं और कार्यकर्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही थी। देश भर से लोग पहुंच रहे थे, धार्मिक सभाएं हो रही थी, संतों की बैठक चल रही थी और हर कुछ सप्ताह बाद नई घोषणा सामने आ रही थी। प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी भीड़ को नियंत्रित रखना और अदालत के आदेश का पालन करना। अब साल आता है 1992, जहां पर सुरक्षा पहले से अधिक कड़ी कर दी गई थी। विवादित परिसर के आसपास बैरिकेडिंग, अतिरिक्त पुलिस बल और प्रशासनिक निगरानी बढ़ा दी गई थी। सरकार बार बार कह रही थी कि अदालत के आदेश का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन जमीन पर माहौल अलग कहानी बता रहा था। हर नई सभा के साथ भीड़ बढ़ रही थी, हर नए बयान के बाद राजनीतिक बहस तेज हो रही थी। दिसंबर नजदीक आता रहा। अयोध्या में देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंच रहे थे। रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ रही थी, धर्मशाला भर चुकी थी। प्रशासन लगातार समीक्षा कर रहा था। इंटेलिजेंस एजेंसियां अपनी रिपोर्ट भेज रही थी। हर रिपोर्ट में एक चिंता दिखाई दे रही थी, कहीं भीड़ एकदम ज्यादा ना हो जाए, अनुमान से कहीं अधिक ना हो जाए। और 22 दिसंबर 1992 की वो शाम, जहां अयोध्या पूरी तरह सुरक्षा घेराव में बदल चुकी थी। अलग अलग संगठनों के नेता शहर में मौजूद थे, मंच तैयार थे, हजारों लोग अगले दिन होने वाले कार्यक्रम का इंतजार कर रहे थे। सरकार का आधिकारिक रुख वही था कि अदालत का जो आदेश उसका पालन होना चाहिए। लेकिन 6 दिसंबर की सुबह हजारों नहीं बल्कि बड़ी संख्या में कार सेवक विवादित परिसर के आसपास इकट्ठा होने लगे। मंच से अलग अलग नेताओं के भाषण हुए। माहौल धार्मिक नारों और उत्साह से भरा हुआ था। शुरुआती जो माहौल था वो प्रशासनिक को लग रहा था कि उम्मीद के अनुसार चल रही चीजें, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया प्रशासन की जिस तरह से उम्मीद थी वो भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि विवादित परिसर को घिरा जा रहा है। लेकिन दोपहर होते होते स्थिति तेजी से बदलने लगी। भीड़ का एक हिस्सा सुरक्षा घेरा पार करने में सफल हो गया। कुछ लोग विवादित ढांचे पर चढ़ गए और मौके पर मौजूद सुरक्षा बलों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ का आकार लगातार बढ़ता जा रहा था। कुछ घंटे के भीतर विवादित परिसर यानी जो मस्जिद का अंदर का एरिया था, लोग उस तक पहुंच गए और मस्जिद के ऊपर चढ़ गए और उसके जो गुंबद वगैरह था ढांचे को गिरा दिया। और उसके बाद जो हुआ, कल्याण सिंह जो कि हाल ही में बने मुख्यमंत्री यूपी के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बाद में अपने निर्णय की जिम्मेदारी स्वीकार करती उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि उन्होंने अदालत के आदेश और जमीन पर मौजूद परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की, लेकिन घटनाएं नियंत्रण से बाहर चली गई। इसका असर अब अयोध्या से बाहर दिखाई देने लगा था। घटना की खबरें कुछ ही घंटों में पूरे देश में फैल चुकी थी। अब सवाल ये नहीं था कि ढांचा कैसे गिरा, अब सवाल ये था कि क्या ये सब अचानक हुआ या इसके पीछे पहले से कोई योजना थी। इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए केंद्र सरकार ने जांच आयोग का गठित किया। 16 दिसंबर 1992 को लिब्रहान आयोग बनाया गया। आयोग के अध्यक्ष थे MS लिब्रहान। शुरुआत में आयोग को कुछ महीनों में रिपोर्ट देनी थी, लेकिन जांच लंबी चलती रही। अंततः 17 साल बाद 2009 में रिपोर्ट वो सरकार को सौंपी गई। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया था। जनवरी 1993 में संसद ने एक्यूशन ऑफ सर्टेन एरिया एक्ट 1993 पारित किया। इस कानून के तहत विवादित 2.77 एकड़ भूमि के साथ आसपास का बड़ा क्षेत्र भी केंद्र सरकार ने अब अपने कंट्रोल में कर लिया था। सरकार का तर्क था कि इससे कानून व्यवस्था बनाए रखने और भविष्य में न्यायालय के निर्णय को लागू करने में आसानी होगी। लेकिन इससे ही विवाद शांत नहीं हुआ था। इस कानून को भी सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे दी गई, यानी अब फिर से वो कहानी वहीं लौट कर आ गई थी अदालत। लेकिन इस बार अदालत के सामने केवल ऑनरशिप का सवाल नहीं था, अब उसे यह भी तय करना था कि जमीन पर किसका कानूनी अधिकार है, ऐतिहासिक रिकॉर्ड क्या बताते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या कहता है, और क्या 5 सदियों पुराना दावा को आधुनिक कानूनी कसौटी पर परखा जा सकता है। यही सवालों के जवाब खोजने के लिए अगले कुछ वर्षों में भारतीय न्यायालय की सबसे बड़ी एविडेंस बेस्ड सुनवाई शुरू होनी थी। और उसी सुनवाई में पहली बार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI को वैज्ञानिक तरीके से उस भूमि की
जांच करने का आदेश दे दिया गया है। वैज्ञानिक जांच की शुरुआत 2002 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में होती है। आधुनिक विज्ञान तकनीकी से जमीन के नीचे मौजूद संरचनाओं के बारे में जानकारी जुटाई जाती है। सबसे पहले ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी जीपीआर सर्वे किया जाता है। जीपीआर सर्वे एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें बिना खुदाई की जमीन के भीतर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजी जाती हैं। इसमें यह संकेत मिलता है कि नीचे कोई दरार, नींव, पत्थर या अन्य संरचना मौजूद तो नहीं है। जीपीआर सर्वे के बाद अदालत ने अगला कदम उठाया, लेकिन यह कदम इस मुद्दे का सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। एएसआई को खुदाई का आदेश दिया जाता है और यह कोई सामान्य खुदाई नहीं थी। इस पूरी प्रक्रिया को अदालत की निगरानी में किया गया, जहां पर 2 जुडिशियल ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए। दोनों पक्ष के प्रतिनिधि को मौजूद रहने के आदेश दिए गए। हर ट्रेंच का रिकॉर्ड बनाया गया और फोटोग्राफी की गई और हर लेयर को वैज्ञानिक तरीके से डॉक्यूमेंट किया गया। पूरी प्रक्रिया में कई महीने लग गए और खुदाई पूरी होने के बाद एएसआई ने अपनी फाइनल रिपोर्ट अदालत में जमा कर दी। रिपोर्ट में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन दर्ज किए गए जो कि आने वाले टाइम में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले थे इस केस का। बाद में अदालत में भी एएसआई रिपोर्ट को पढ़ते समय इसी पर जोर दिया गया। दोनों पक्षों की प्रतिक्रियाएं। हिंदू पक्ष ने एएसआई रिपोर्ट को अपने दावों के समर्थन में महत्वपूर्ण एविडेंस बताया और दूसरी तरफ जो मुस्लिम पक्ष था, उनके कई सारे विशेषज्ञों ने रिपोर्ट के निष्कर्षों पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि खुदाई की व्याख्या अलग तरीके से भी की जा सकती है। इसी वजह से अदालत ने न केवल एएसआई रिपोर्ट के आधार पर फैसला किया, उसने रिपोर्ट के अन्य सभी एविडेंस की भी जांच की, यानी ट्रैवल अकाउंट्स, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, विटनेस टेस्टिमनी, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, इन्हीं सभी को एक साथ देखा गया। सुनवाई अपने अंतिम चरण में थी। अब मुकदमा पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो चुका था। अदालत के सामने दावे भी थे, वैज्ञानिक रिपोर्ट भी थी, सैकड़ों साल पुराने रिकॉर्ड भी थे और दशक तक चलती रही गवाहियां भी थी। करीब 8 साल तक की लंबी सुनवाई के बाद भी ये मामला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन अब इस मामले में एंट्री होने वाली थी भारत की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट की। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। अब 2019 में प्रमुख फैसला होने वाला था। भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच बनाई जाती है। उसके चीफ जज थे रंजन जी और दूसरे थे ऐसे बोबड़े और तीसरे थे चंद्रन चुंद जस्टिस, चौथे थे अशोक भुंजन, 5वें थे अब्दुल। अब पूरे देश इस सुनवाई पर नजर रखे हुए थे। ये केवल एक भूमि विवाद ही नहीं था, ये स्वतंत्र भारत की सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों में से एक बन चुका था और ये 40 दिन तक लगातार बहस हुई। ये सुप्रीम कोर्ट के इतिहास की सबसे लंबी लगातार सुनवाई में से एक थी। हर पक्ष ने अपने अपने एविडेंस पेश किए, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, एएसआई रिपोर्ट्स, ट्रेवल अकाउंट्स, ऑफिशियल मैप जो मैप वहां पे बनाया गया था उसी मैप की यहाँ पे जांच पड़ताल होती है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, टेस्टिमोनीज, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, हजारों पन्ने के रिकॉर्ड पर बहस चलती रही और कई बार अदालत ने सीधे सवाल पूछे। कई बार पुराने दस्तावेजों की भाषा पर चर्चा हुई। किसी एक एविडेंस के आधार पर फैसला नहीं किया गया। ये पूरी तस्वीर को एक साथ समझना जरूरी था और अदालत ने इन्हीं 4 बातों पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने 4 बड़े सवालों पर विशेष ध्यान दिया। पहला, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। दूसरा, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, ब्रिटिश ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स और यूरोपियन के जो ट्रैवल अकाउंट्स थे उनको भी चेक किया गया। आप सोचकर देखिए आप कितनी गहनता से इस केस के ऊपर चर्चाएं चली थी। भारतीय कानून के अनुसार ऑनरशिप किसके पक्ष में अधिक मजबूत से स्थापित होता है और यही सवाल पूरे मुकदमे का केंद्र बन गए। 9 नवंबर 2019, करीब 500 साल के लंबे अंतराल के बाद विवाद का अंतिम दिन आ चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि निर्णय किसी एक धार्मिक विश्वास के आधार पर नहीं लिया गया, बल्कि हर मौजूद साक्ष्य, दस्तावेजों और भारतीय कानून सिद्धांत के आधार पर दिया जाता है कि विवादित जमीन 2.77 एकड़ जमीन रामलला को विराजमान करने के लिए दे दी जाती है। और यहीं पे नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि अभी मंदिर के निर्माण के लिए, प्रबंधन के लिए एक ट्रस्ट का भी निर्माण किया जाना चाहिए। और इसी निर्णय के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार को भी निर्णय के आदेश दिए गए कि सुन्नी सेंट्रल यानी जो मुस्लिम पक्ष था उनके भी 5 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जाए ताकि न्यायालय के आदेश का संतुलन सुनिश्चित रहे। दोस्तों जरा सोचिए कि फैसले के 3 महीने बाद 5 जनवरी 2020 को भारत सरकार ने संसद में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट
के संगठन की घोषणा की और इसी ट्रस्ट को मंदिर निर्माण, प्रबंधन और भविष्य की व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद निर्माण का काम औपचारिक रूप से शुरू हो गया और 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में भूमि पूजन का संपन्न किया जाता है। अब आप सोचकर देखिए, फिर उसके बाद वो दिन आता है जिसके लिए लोगों ने सदियों से इंतजार किया। 500 साल थे, सोचकर देखिए 500 साल। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो जाती है और आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर खड़ा है। लाखों श्रद्धालु हर दिन रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन जब भी आप अयोध्या जाएं तो सिर्फ मंदिर की भव्यता को मत देखिए, हर पल महसूस कीजिए और उस पल को महसूस कीजिए जो 500 साल पहले लड़ाइयां हुई, संघर्ष हुआ, विवाद हुए, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए गए, लोगों का परिश्रम त्याग, तब जाके भगवान रामलला अपने स्थान पर विराजमान है। सो आई होप आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। इस डॉक्यूमेंट्री में हमारी काफी मेहनत लगी है, काफी शूट में टाइम लगा है। एक लाइक और प्यारा सा कमेंट में लिख दो, जय बोलो रामलला।